हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओपन क्लासरूम। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी चैप्टर 2 थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी हमने पीछे पढ़ा था गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स थे कि हमें अकाउंटिंग बनाते हुए, अपने अकाउंट्स बुक बनाते हुए किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो वहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं जो कि हमें एक्सेप्ट करने होते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये हमें बताते हैं कि हमारी जो बुक्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो किस तरीके से बनानी चाहिए और उन्हें किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। वहाँ पर क्या क्या डिस्क्लोजर्स हमें अपनी बुक्स में देने चाहिए और इनको कंट्रोल कौन करता है, कौन इशू करता है। तो इन्हें इशू करता है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये एक प्रोफेशनल बॉडी है जो अकाउंटिंग की जो स्टैंडर्ड्स को इशू करता है और इसकी निगरानी ये ICAI करता है। तो इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि एक तो जो हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें जो प्रेजेंटेशन हो रही है, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यूनिफॉर्म होने चाहिए, यानी कि सभी कंपनीज, सभी ऑर्गेनाइजेशंस एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करें ताकि सबकी जो बुक्स हैं वो एक जैसी ही बने। इससे होगा क्या, एक तो वो यूनिफॉर्म फॉर्मेट में आ जाएंगी, एक कॉमन फॉर्मेट मिल जाएगा। दूसरा, इससे वो कंपेयर करने में बहुत इजी रहती हैं, चाहे वो कंपनी खुद हो या उसके आउटसाइडर इंटरेस्टेड यूज़र्स हों या गवर्नमेंट हो। तो ये एक इस कॉमन प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिससे कि वो उन्हें ईजीली कंपेयर कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है कि ये एक पॉलिसी डिसाइड करने में बहुत मदद करते हैं। तो ये कहता क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट कवरिंग एस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइज मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि बताते हैं कि किन लेन देनों को कैसे पहचाना जाए। ठीक है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया ही था इसे, इनकी ट्रीटमेंट कैसे होगी और इनको ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में किस तरीके से दिखाना है और कौन कौन से डिस्क्लोजर्स इसमें देने चाहिए। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो स्टैंडर्ड्स है, ये इशू करता है ICAI। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज़ एन अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट इशूड बाय ICAI, ए प्रोफेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटिंग इन आवर कंट्री। तो हमारे देश में ये ICAI इंस्टीट्यूट है जो कि इसे रेगुलेट करता है, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो आप कोर्स कर रहे हैं कॉमर्स, तो आप भी CA बन सकते हैं। CA का नाम आपने सुना ही होगा। तो हम लोग ही ये अकाउंटिंग पढ़ के आगे CA का कोर्स करके CA बन सकते हैं और उसके मेंबर्स बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी इन ऑर्डर टू एलिमिनेट नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इन्हेंसिंग रिलायबिलिटी इन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो यूनिफॉर्मिटी देना कि ताकि सभी एक ही पॉलिसीज़ को, एक ही स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें और एक जैसी अपनी बुक्स को बनाएं, जिससे कि उन्हें कंपेयर करना इजी हो और वो रिलायबल हों। दूसरा क्या है कि सेकेंडली, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी, वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। इन एडिशन टू इम्प्रूविंग credibility of accounting data, accounting standard enhance comparability of financial statement, both intra and inter enterprises. Such comparison are very effective and widely used assessment of firm performance by the user of accounting. तो दूसरा क्या है कि इसमें जो अकाउंटिंग नॉर्म्स हैं, वैल्यूएशन है, इसकी एक पॉलिसी होती है। एक पॉलिसी इसका ये सेट है कि हमें अपनी बुक्स को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस तरीके से दिखाना है, ताकि ये जो डेटा है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो और इसे कंपेयर किया जा सके। और ये कंपैरिजन हम तो चाहे तो अपनी फर्म के अंदर कर सकते हैं, पिछले साल और इस साल के बीच में, या अपने 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में, या फिर अपनी कंपटीटर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कर सकते हैं। जो हमारा कंपटीटर ऑर्गेनाइजेशन है, कंपटीटर बिजनेस है, उससे भी कंपेयर करने में हमें मदद मिलती है। और ये इसमें जो इंटरेस्टेड यूज़र्स हैं, इंटरेस्टेड यूज़र्स कौन हुए, क्रेडिटर्स हैं, बैंकर्स हैं, गवर्नमेंट है या कस्टमर हैं इसके, उन सबको भी कंपैरिजन करने में फ़ायदा मिलता है और वो डिसीजन ले पाते हैं कि उसे कौन से प्रोडक्ट को, कौन से कंपनी के प्रोडक्ट को ख़रीदना है।
तो हिंदी में है कि लेखांकन मानक लिखित नीतिगत प्रलेख हैं जो वित्तीय विवरणों में लेखांकन लेन देनों की पहचान, मापन, व्यवहार प्रस्तुतिकरण, प्रकटीकरण के आयामों को अवतरित करता है। लेखांकन मानक आईसीआई, जो देश का लेखांकन की पेशेवर संस्था है, द्वारा जारी किए जाते हैं। लेखांकन मानकों का उद्देश्य वित्तीय सूचना बढ़ाने के लिए वित्तीय विवरणों के अतुलनीय का उन्मूलन करने हेतु विभिन्न लेखांकन नीतियों में एकरूपता लाना है। दूसरे, लेखांकन मानक नीतियों, मूल्यांकन प्रतिमान तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं का समूह उपलब्ध कराता है। लेखांकन डाटा की विश्वसनीयता बढ़ाने के साथ साथ लेखांकन मानक अंतरकर्म और अंतःकर्म विवरणीय वित्तीय विवरणों की अंतराकर्म अंतरफर्म वित्तीय विवरणों की तुलनात्मकता भी बढ़ाते हैं। ऐसी तुलनाएं काफ़ी प्रभावी होती हैं और वित्तीय निर्णयों हेतु लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं द्वारा फर्म के निष्पादन मूल्यांकन हेतु व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाती हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये नोट्स यहाँ पर आपको रेडीली मिल रहे हैं, आप चाहे तो इन्हें नोट्स कर सकते हैं या फिर आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको बाहर जाकर दोबारा नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नोट्स आपके लिए रेडीली यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। फिर कहता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत क्या है, क्यों हमें बनाते हैं, ज़रूरत क्या है इनकी। तो वो हमने डिस्कस कर ही लिया कि एक तो यूनिफॉर्मिटी हमें चाहिए होती है ताकि जो कंपैरिजन करने में इजी रहे और जो इनके इंटरेस्टेड यूज़र्स हैं वो इनके स्टेटमेंट्स को रिव्यू कर सकें और अपने डिसीजंस ले सकें। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, एक्सटेंड्स इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन सर्व द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट यूजर्स ओनली इफ it possesses uniformity and full disclosure of relevant information. There can be alternate accounting treatment and valuation norms which may be used by any business entity. Accounting standards facilitate the scope of those alternatives which fulfill the basic qualitative characteristics of true and fair financial statement. ठीक है, तो वही चीज़ है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं एक तो यूनिफॉर्मिटी के लिए होते हैं, यूनिफॉर्म प्रैक्टिस सब जगह फॉलो हो और जो इनके इंटरेस्टेड यूज़र हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिले ताकि वो अपने डिसीजन लें और ये इस तरीके से जो हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स हैं वो कंपेरेबल भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि हर एक के पास अपने अपने तरीके होते हैं वैल्यूएशन करने के, अकाउंटिंग करने के। तो यहाँ पर जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं तो एक सेट ऑफ रूल्स मिलते हैं जिससे कि वो उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं और इस तरीके से जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखता है। तो लेखांकन सूचनाओं के विभिन्न उपयोगकर्ताओं को सूचना विस्तारित करता है। लेखांकन सूचनाएं विभिन्न उपयोगकर्ताओं के हित केवल तभी साध सकता है जब उनमें एकरूपता हो, प्रासंगिक सूचनाओं का पूर्ण प्रकटीकरण हो, किसी भी व्यावसायिक इकाई द्वारा वैकल्पिक लेखांकन व्यवहार और मूल्यांकन प्रतिमान प्रयुक्त किए जा सकते हैं। लेखांकन मानक उन विकल्पों के प्रयोग में सहायता करते हैं और सत्य तथा स्पष्ट वित्तीय विवरणों के मूल गुणांक विशेषताओं को पूरा करते हैं। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इनके फ़ायदे क्या हैं, अब तक हम पढ़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब हम पढ़ते हैं कि इनके फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे क्या हैं, एक तो ये देखो, पहला तो है कि एक तो यूनिफॉर्मिटी आती है, हर एक को अपने अपने तरीके से बना रहा है, तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी आ गई कि हर एक को एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प टू इन एलिमिनेटिंग वेरिएशन इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें क्या है, अगर कोई वेरिएशन है तो उसे वो ख़त्म करता है। होता है क्या है कि कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से, अलग अलग तरीके से बनाते हैं तो उसमें वेरिएशन होता है। तो यहाँ पर जब एक हमें स्टैंडर्ड मिल जाता है कि हमें किसी काम को इस तरीके से करना है स्टैंडर्ड प्रोसीजर से, तो वहाँ पर ये सारी जो वेरिएशंस हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉल फॉर डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन इन्फॉर्मेशन विच मे नॉट बी रिक्वायर्ड बाय लॉ बट सच इन्फॉर्मेशन माइट बी यूजफुल फॉर जनरल पब्लिक, इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर्स। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है कि कुछ डिस्क्लोजर्स देने के लिए कहता है, इन्फॉर्मेशंस तो कुछ, लेकिन ये जो डिस्क्लोजर्स होते हैं अगर
लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि उसमें इनका कोई रोल नहीं है। लेकिन जब इसमें इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि डेप्रिसिएशन जो कंपनीज चार्ज कर रही हैं उसने अपनी डेप्रिसिएशन की पॉलिसी चेंज कर दी। तो इससे होता क्या है, लॉ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉ को तो पता ये है कि भाई डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए, किसने किस तरीके से किया है वो ठीक है। उससे जो नेट प्रॉफिट कितना आया उस पर इंटरेस्ट उसने टैक्स कितना पे किया, उससे मतलब होता है। तो लॉ को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो है किस तरीके से अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर होता है उसको इससे फ़र्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि उससे जो कंपनी की प्रॉफिट है उसमें फ़र्क आ जाता है। जो जनरल पब्लिक है उसको फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उससे फिर उसके डिविडेंड्स चेंज होते हैं। इस तरीके से पॉलिसीज़ होते हैं कंपनी की। कंपनी अपनी अपनी पॉलिसीज़ डिसाइड करते हैं। पॉलिसीज़ कोई भी कंपनी कुछ भी बना सकती है पॉलिसी अपनी, लेकिन वो लॉ के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। लॉ को उससे मतलब नहीं है कंपनी कौन क्या पॉलिसीज़ बना रही है। लेकिन जो इन्वेस्टर हैं उनको इससे फ़र्क पड़ता है कि उस पॉलिसी से इन्वेस्टर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, क्रेडिटर्स का क्या फ़र्क पड़ता है, जनरल पब्लिक जो इसमें इन्वेस्ट करती है उसको क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट कंपेरेबिलिटी बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंटर एंड इंट्रा कंपनीज। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कंपेरेबल हो जाती हैं, तो वो दूसरी कंपटीटर कंपनी या विद इन कंपनी भी कंपेयर करने में उसे मदद करता है। मानक वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए लेखांकन व्यवहारों में से विभिन्नता का उन्मूलन करने में सहायता होता है। ठीक है, वो एक्सप्लेन कर ही दिया आपको। लेखांकन मानक किसी निश्चित सूचना के प्रकटीकरण के लिए ये कह सकते हैं जो कानून द्वारा आवश्यक नहीं है, परंतु यह सूचनाएं सामान्य जनता, निवेशकों और लेनदारों हेतु काफ़ी उपयोगी होती हैं। लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की अंतर कंपनी और अंतरा कंपनी तुलनात्मक में सहायता करती है। ठीक है। अब लिमिटेशन, अब ये तो हैं, इनके फ़ायदे तो हैं, लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी हैं। ये हर जगह अप्लीकेबल भी नहीं होते और इनकी लिमिटेशन है जहाँ पर ये बाउंड हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो वो क्या हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेक चॉइस बिटवीन डिफरेंट अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट टू अप्लाई। कई बार होता क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चॉइस होती है कि हम यहाँ पर कौन सी पॉलिसी यूज़ करें। हम कोई भी पॉलिसी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर 1 या 2 या 3 पॉलिसीज़ दी होती हैं, 2 अकाउंटिंग प्रोसीजर्स दिए होते हैं कि हम उसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं और वो सारे सही हैं। तो वहाँ पर दिक्कत ये आती है कि हमें जहाँ पर चॉइस होती है तो चॉइस करना मुश्किल काम हो जाता है कि हम क्या चॉइस करें क्या ना करें। तो वहाँ पर ये दिक्कत रहती है क्योंकि वहाँ पर कोई एक स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता है। इट इज़ रिजिडली फॉलोड एंड फेल टू एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो तो फिक्स हैं, उसे चेंज तो कर नहीं सकते। उसमें जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बन गया है तो वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर बन गया, हमें वही फॉलो करना है। तो इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि हम इसे किसी और तरीके से अप्लाई करें या उसमें कोई और नए रूल्स को अपनी तरफ से कर सकें। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट। द स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी फॉर्म्ड विद इन द एम्बिट ऑफ प्रिवेलिंग स्टैट्यूट। तो होता क्या है कि इसमें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये कानून के दायरे में होते हैं। एक हमारा कानून बना हुआ है, उस कानून के अंदर ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते। भले ही हो सकता है अकाउंटिंग की आवश्यकता हो कि हमें कुछ और चीज़ें भी इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए या करना चाहिए, लेकिन वो कानून के दायरे से बाहर है, हमारे लॉ से बाहर हैं, तो उसे हम नहीं कर सकते। लेखांकन मानकों में विभिन्न वैकल्पिक व्यवहारों में से चुनाव करना होता है जिसका प्रयोग लाने में कठिनाई होती है। दूसरा, इनका दृढ़ता से पालन किया जाता है जिससे कि लेखांकन मानकों को लागू करने में लोचशीलता नहीं आ पाती। लेखांकन मानक कानून के प्रत्यादेश नहीं दे सकते, वर्तमान कानून की सीमा के भीतर ही मानकों का निर्माण की आवश्यकता होती है। अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये अप्लीकेबल किस पे होते हैं? ये सब पर अप्लीकेबल होते हैं। सिर्फ किस पे अप्लीकेबल नहीं होते? जो कि हमारी एनजीओज़ हैं, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका उद्देश्य कोई कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में नहीं है। तो आपने एनजीओज़ के नाम सुने ही होंगे। तो एनजीओज़ जो होती हैं जो चैरिटेबल हैं, जिनका प्रॉफिट मेकिंग कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं करती हैं, कोई इंडस्ट्री नहीं चलाती है, कोई बिजनेस नहीं करती हैं, तो उन पर ये अप्लीकेबल नहीं होता। उसके अलावा ये सभी पर अप्लीकेबल होता है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है, कोई सोसाइटी है, ट्रस्ट है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कंपनीज। ठीक है, तो हिंदी में है एकल स्वामित्व इकाई, साझेदारी फर्म, समितियां, ट्रस्ट, हिंदू अविभाजित परिवार,
व्यक्तियों का संघ और सहकारी समितियां और कंपनियां। तो हमने समझ लिया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और उनकी क्या क्यों ज़रूरत होती है और कहाँ पर वो अप्लीकेबल होते हैं। तो होप कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो यहाँ सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। जब आप आगे पढ़ेंगे आगे क्लासेस में, और ये आपको ग्रेजुएशन लेवल पे ही मिलेगा, उससे पहले तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके आएंगे नहीं। 11th में तो बस इतना ही है। 12th में थोड़ा इनके बारे में डिटेल में है, वो भी ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे जब आप करते हैं तो वहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ना होता है। तो वहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की पूरी एक लिस्ट है, करीब 40 के करीब 40-45 आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। उसमें हर एक के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है कि हर एक की वैल्यूएशन कैसे होनी है, बिजनेस की वैल्यूएशन कैसे होनी है, रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू हमने पीछे पढ़ा था ना, तो रेवेन्यू की कैलकुलेशन कैसे हो, उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे, स्टॉक हमने पढ़ा, स्टॉक गुड्स उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स उनकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी। तो हर एक आइटम के बारे में वहाँ पर पूरे स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं कि हमें उसकी वैल्यूएशन करनी कैसे है, उनके तरीके क्या हैं, उनके अकाउंटिंग के क्या प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी इतना ही है, इतना ही जानना काफ़ी है यहाँ के लिए। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, अगर कोई समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो टिल देन गुड बाय।